आप लाइव हैं सर, कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू सर। आपका मैन अकाउंट डिस्कनेक्ट हो गया है अनजान जी, आप उसे फिर से कनेक्ट करें। सुन रहे हैं आप मुझे? आपका वह अकाउंट डिस्कनेक्ट हो गया है, उसे फिर से ज्वाइन करें। जी कनेक्टेड हैं। एक शाम विज्ञान के नाम, एक बार फिर से मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं इस महामंच पर, जो हमारे महानुभव अनिल कुमार त्रिपाठी जी ने तैयार किया है और जिसका नाम है भारतीय विज्ञान संचारकों का समूह, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप। इस प्लेटफॉर्म से आप सबको आवाहन करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है अनिल त्रिपाठी जी के द्वारा कि पहले आप अपना परिचय रखें और फिर चर्चा में हिस्सेदारी करें, अपनी राय साझा करें। तो मैं आप सब की को नमन वंदन करते हुए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अंजन बनिक है। मैं सुदूर प्रांत त्रिपुरा की शहर अगरतला से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, विज्ञान शिक्षक, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और पेशन से मैं साइंस कम्युनिकेटर हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि देश भर की साइंस कम्युनिकेटर्स जितने भी है उन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी वजह से मैं आज इस मंच पर हूँ। साइंस कम्युनिकेटरों में मेरे गुरु रह चुके पूर्व निर्देशक NCSTC और निस्केआर मनोज पटारिया जी, डॉक्टर मनोज पटारिया जी और अनिल कुमार त्रिपाठी जी जैसे व्यक्तित्व महानुभावों का मुझे साथ मिला, मार्गदर्शन मिला। और इस मार्गदर्शन से होते हुए ही मुझे 2022 की कामकाज के लिए विगत 26 साल की साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए बच्चों को स्पेशली साइंस एजुकेशन
और वैज्ञानिक बनने की जो चाहत है उनको, उसको और भी प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मुझे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की इस महोत्सव पर विज्ञान भवन में माननीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार की प्रधानमंत्री का दफ्तर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हमारे माननीय यूनियन सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर सी चंद्रशेखर और former principal scientific advisor to the government of India, Professor K. Vijay Raghavan ji, और in service principal scientific advisor government of India, Dr. A.K. सूद के उपस्थिति में ये सम्मान मुझे मिला, नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 2022 and conferred on 28 February 2023। तो ये छोटी सी मेरी बारे में धारणाएं मैं देते हुए आज इस अवसर पर आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जब हम एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं कि जब भारत एक मुकाम हासिल करने जा रहा है, अगले 23 अगस्त को भारत चांद पर अपना छाप छोड़ने वाला है। हमने जो रॉकेट चंद्रयान 3 भेजा है और उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है विक्रम और प्रज्ञान, जो रोवर है जो चांद की मिट्टी पर चलेगा, दौड़ेगा और वहां पे भारत की नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ की छाप और साथ में ही इसरो की छाप उस मिट्टी पर छोड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बताया जाता है कि उस जगह पे जहां पे ये उतरेगा, वो जगह हम और हमारे पूर्वज कभी देख ही नहीं पाए। उस गोलार्ध में कभी सूरज का रोशनी उतना नहीं जाता कि उस जगह पर हम देख पाए, और उस जगह को मून और अर्थ की रिवॉल्वर पैटर्न के हिसाब से उस जगह को देखने की मौका मिला ही नहीं देश को, देशवासी को और पृथ्वीवासी को भी। तो इस मुहिम पर पहुंचने से जो कड़ी हमने देखी, इसकी एक मायने है और साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इसकी बहुत मायने है, क्योंकि आज जिस दौर पे हम गुजर रहे हैं, जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं भारत और भारतीय की हिसाब से, राष्ट्र भावना के हिसाब से, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम अगर देखें पीछे जाए तो देश आज से लगभग 76 इयर्स पहले 1947 में कि 14 अगस्त मिडनाइट को इसका पुनर्जन्म हुआ था। जो भारत बीत गया था वो एक नए आकार में, नई दिशा उसको मिला। हम अगर बात करें तो रात 12 बजे देश स्वाधीन भारत की जो बैठक संसद भवन में हुआ था, उसमें
हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिसको भारत की को नवनिर्माण की ओर लेने का जिम्मेदारी ब्रिटिश इंडिया से मिला था, उन्होंने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में एक क्रांति आई। एक एक करके हमारे वैज्ञानिक बहुत सारे काम करने लगे। जब भारत स्वाधीन हुआ तब बहुत लोगों को धारणाएं भी नहीं थी कि देश आजाद भारत आगे बढ़ पाएगा। हम अगर बात करें तो उस समय की हमारी देश की इस तरह से बांट दिया गया था। एक तरफ पाकिस्तान था और वो भी दो हिस्सों में, हमारे दो तरफ से पोलर रीजन पे ये था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और साथ में ही आज जिस भारत को हम देख रहे हैं, भारत उस वक्त ब्रिटिश इंडिया उस हिसाब से नहीं था। 550 से ज्यादा राजा राजवाड़े भी उसमें थे। अखंड भारत जो आज हम देखते हैं, उस वक्त ये अखंड भारत नहीं था। आज की भारत पूरी तरह आजाद भारत की एक नई मात्रा था। उस वक्त देश को स्वाधीनता मिला, लेकिन बहुत लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया और ये ध्रुवी संधि भी थी कि भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये देश आगे नहीं चल पाएगा। इंडियन आर्मी के लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल क्लाउड आउचिंगक्लेक। इन्होंने ऑफिशियली भारत की आजादी के बाद कहा कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी के बीच कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये उनका मानना था। उन्होंने एक लेख में भी लिखा, द पंजाबी इज एज डिफरेंट फ्रॉम ए मद्रासी एज ए स्कॉट इज फ्रॉम एन इटालियन। The British tried to consolidate it but achieved nothing permanently. No one can make a nation out of a continent of many nations, and India cannot survive. ये एक लेख में उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन वहां से उभर कर आज भारत ना केवल अपने आप को सशक्त के हिसाब से G20 की प्रेसिडेंसी में काम कर रहा है, भारत चांद में भी अपनी छवि तैयार करने में लगा हुआ है। और अब तक चंद्रयान मिशन के द्वारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से उन्होंने सक्सेस भी किया हुआ है। चंद्रयान 3 भी आज तक सक्सेस है। आज जब और 10 डेज बाकी है काउंटडाउन के हिसाब से, चांद पर उतरने के हिसाब से, चांद को छूने के हिसाब से, भारत चांद की धरती से सिर्फ 174 किलोमीटर एज पर द करंट लाइव ट्रैकर दूर है, सिर्फ 174 किलोमीटर। भारत को आज हम जिस रूप में देखते हैं, इस रूप में भारत को बिरोने का और इतने सारे प्रदेश को एक साथ हम जो देखते हैं, उसको
एक साथ मिलाने का काम जिन्होंने किया वो है हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने सारे 500 राज्य राजवाड़े को एक साथ वीरों को इस अखंड भारत का निर्माण किया और भारत को आज का जो बुनियादी ढांचा हम देखते हैं, जो चेहरा हम देखते हैं, समुंदर से लेके हिमालय तक, वो उन्होंने ही तैयार किया। और लास्ट में सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर को भी देश के साथ शामिल करने का जो क्रेडिट है वो उनको ही जाता है। एक तरफ से हम देखें तो हमारे पीछे स्क्रीन पर जो आप त्रिपुरा की रॉयल पैलेस देख रहे हैं, जो आज ट्रांसफॉर्म किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ा म्यूजियम के तौर पे, उज्जैन रॉयल पैलेस। इस त्रिपुरा स्टेट भी इंडिपेंडेंट राजा राजवाड़ों का था, तब माणिक्य डायनेस्टी इसको रूल करते थे और उन्होंने भी उस दौरान एक क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि यहाँ के राजा का देहांत हो गया था, वीर विक्रमादित्य बहादुर, और उनके बेटे किरीट विक्रमादित्य बहादुर युवराज जो थे वो बहुत ही माइनर थे, 8 9 10 साल के होंगे तब के टाइम पे। तो वो रीजेंट महारानी कांचन प्रभा देवी जी उनके नाम पे शासन करती थी। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन था जब एक तरफ से ब्रिटिश भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था और दूसरी तरफ से त्रिपुरा के नज़दीक ही ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान की एक नेशन बनने जा रहा था, जिसमें एक एग्रेशन की भावनाएं बहुत ज़्यादा था कि आसपास की राज्यों को, राजा राजवाड़ों को उसके साथ मिलाया जाए। तो उस दिक्कत को देखते हुए, खतरे को नापते हुए सूझबूझ से महारानी ने त्रिपुरा को भी भारत में शामिल किया। तो इस तरीके से हम जब बढ़ रहे थे तो साइंस में डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था और देश की पहली चुनाव जो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि तब तक 1950 की 26 जनवरी को हमारा संविधान हमको मिल गया था। उसको अंबेडकर जी ने अब सारे देश दुनिया के सामने एक पैमाने के हिसाब से रखा और भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हिसाब से सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ने सम्मान से इसको स्वीकार किया, जिसके बुनियाद पर पहली बार 1951 देश को नया ढांचा मिला इलेक्शन का। इस इलेक्शन में भी वैज्ञानिक लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उस इलेक्शन पहली बार जो इलेक्शन हो रहा था उसमें इंडिबल इंक की बहुत ज़रूरत था। पहचान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। मैसूर के लैब में इसको बनाया गया और ऐसे बनाया गया, ऐसे टेक्निक यूज़ करके ऐसे केमिकल का विकास किया गया जो कि आप देखेंगे शायद हम जब वोटिंग करते हैं देश की गणतंत्र की धरोहर को चुनने के लिए, तो हमारी फर्स्ट फिंगर पे
वो इंक लगाया जाता है, वो आसानी से मिटता नहीं है। तो इस तरीके से एक इंक जो बनाना था, इसमें भारत के वैज्ञानिक योगदान रहा और ये मैसूर की लैब में बनकर सबके सामने आया। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, आज भी देश विदेश की वैज्ञानिक इसको ले जाते हैं, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है मैसूर से। और जितनी भी गणता रिपब्लिक कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जहाँ पे भी इलेक्शन की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पे ये इंक यूज़ करने के लिए भारत से ही लाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल है, हमारी एक गर्व की एक मुकाम है कि हम इस तरह से एक चीज़ बना पाए कि देश और दुनिया भर को जितने भी जगह पे इलेक्शन है वहाँ पे भारत की ये स्याही यूज होती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1955 के करीब में जब भारत तब तक एशियन गेम्स कर चुका था और 50 की दशक जब आई तो भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकाम पे अपना काम हासिल करना था कि भारत को एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि हमारे साथ रिश्ते तब तक पाकिस्तान से बहुत ही बुरी थी। कश्मीर भारत के साथ जुड़ तो गया था, लेकिन कुछ कबायली किस्म के जिसके लश्कर भी कहा जाता है पाकिस्तान से थे, वो चाहते थे कि कश्मीर उनके पास जाए। कश्मीर इंडिपेंडेंट रॉयल टेरिटरी था जहाँ पे हरि सिंह जी रूल करते थे। तो उस जगह को पाने के लिए पाकिस्तान भी तरफ से भी बहुत मशक्कत किया गया था, लेकिन आखिर में भारत और सरदार पटेल जी की सपने पूरे करते हुए JNK भारत के साथ जुड़ा। तो इस तरीके की चीज़ों को नापते हुए इतने टाइम पे चीन के साथ भी पंचशील जैसे ट्रीटी साइन किया हुआ था। नेपाल भूटान के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया हुआ था, लेकिन फिर भी दो तरफ से पाकिस्तान है, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। तो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हुए भारत तब तक 1955 को हमारे वैज्ञानिक होमियो भाभा जहांगीर की अगुवाई में भारत ने अपना एटॉमिक एनर्जी प्लांट का निर्माण किया, जो ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तैयार होके हुआ था। और बाद में एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 1 अगस्त को 4 अगस्त को इसका नींव रखा गया। और इसके बाद ही उसी दौरान 1955 के करीब भारत की DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी नींव रखा गया। और ये सभी काम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में हुआ था। और उसी दौरान इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का भी गठन हुआ, जो
जिम्मेदारी से अपनी काम निभा रहा था और साथ उस वक्त होमियो भाभा, जहांगीर भाभा के साथ जुड़े हुए थे साराभाई जी, सतीश धावन जी और कलाम जी। उसी दौरान 50 की दशक में एक तैयारी था साइंस एजुकेशन को इस तरह से कैसे बढ़ाया जाए जैसे भारत विकसित रूप में उभरते हुए और भी कलाम, और भी साराभाई, और भी सतीश धावन और भी होमियो जहांगीर भाभा उनको मिल पाए और भी वैज्ञानिक वो अपना पाए, उनको उनसे देश का काम हो सके। इस तरह की एक फौज, वैज्ञानिकों की एक फौज खड़ी करने की बहुत जरूरत थी और उसके लिए आईआईटी खड़गपुर का गठन किया गया, जो आगे बढ़ते हुए 1960 से के करीब आते हुए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर तक फैल गया और आगे भी आईआईटी और आईआईटीएन बनने की सफर जारी था। भारत सरकार की तब जो काम चल रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उसी का नतीजा था कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए नाइनटीन 21 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के पास ट्रॉम्बे में पहली बार साउंडिंग रॉकेट का लॉन्चिंग किया और टेस्ट किया और साथ में ही नींव रखा गया भारत का स्पेस रिसर्च की, जो आज हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, इसका नींव उसी दिन रखा गया था। और उसमें भी एक मजेदार चीज था कि उसमें हमने पहली बार जब चांद पर जाने की आज जो कोशिश हम किया, पहली बार जब हम साउंडिंग रॉकेट बनाकर उसकी आगाज कर रहे थे, उस मुकाम पर हमारे पास कोई लैब नहीं था। तो उसी के बगल में ट्रॉम्बे की एक जो गांव है, वो जियोस्टेशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स की हिसाब से उस जगह से जो स्पेस का जर्नी है और जो डिस्टेंस है वहाँ पे जहाँ भेजने के लिए, रॉकेट भेजने के लिए उसकी जो तकनीकी चीज़ें है, क्राइटेरियाज है, उस पर वो जगह बहुत अच्छा रहता है। तो उसी जगह से उसका किया गया था। वहाँ पे एक चर्च था, तो एक चर्च में इस साउंडिंग रॉकेट का काम हुआ। उसकी एक तरफ लैब बनाकर उसमें काम किया और जो काम करने वाले थे उनमें अब्दुल कलाम जैसे लोग थे। तो एक तरफ चर्च था और एक तरफ अब्दुल कलाम जी थे। तो ये ट्रॉम्बे में इस जगह पे जो एक्सपेरिमेंट, साउंड एंड रॉकेट का एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का एक अद्भुत नमूना हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गुरुद्वारा, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का भी रोल है, पार्ट है, योगदान है, और साथ में कलाम जैसे महाव्यक्तित्व का भी योगदान है। उसके बाद ये 1962 में तैयार हुआ था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके बाद ये 1969 में उसको अपग्रेड कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नाम दिया गया। भारत की स्वाधीनता दिवस के साथ इसका बहुत संबंध है। 15 अगस्त इसरो का एक बार फिर से निर्माण किया गया। तो इसी वजह से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और अगस्त महीने के साथ स्पेस साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध भारत में है, क्योंकि 12 अगस्त डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने हम इस पूरी दारोमदार जो विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा था, स्पेस साइंस पर काम हो रहा था, जो इसरो का निर्माण हो रहा था, इसमें इसके पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही योगदान था। और उन्हीं की जन्म थी, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी जानते हैं। और इनकी जन्म तिथि 12 अगस्त को है। और साथ में ही 15 अगस्त हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस डे भी है। तो अगस्त के साथ बहुत ही रिलेशनशिप है। और आगे हम जब सफल हो जाएंगे 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के साथ चांद पर इंडिया का छाप छोड़ेंगे, नेशनल एम्ब्लेम का छाप छोड़ेंगे, इसरो का छाप छोड़ेंगे चांद की मिट्टी पर, तो अगस्त महीने का 23 अगस्त एक और महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी इस मुकाम को छूते हुए। भारत की ये जर्नी इसरो के साथ जितना बढ़ रहा था, भारत की साइंस कम्युनिकेटर और साइंस कम्युनिकेशन की गुंजाइश भी लगातार उसके साथ बढ़ रहा था, क्योंकि स्पेस चांद तारों का एक ऐसा अंतर्जाल है जो हमारी दिल और दिमाग दोनों को सहज स्पर्श छू जाता है। हम चांद की ओर जब भी देखते हैं तो हमें एक अलग सा ही अनुभूति होती है। सूरज की ओर हम भले ही ना देख पाए, लेकिन सूरज को सुबह सुबह जल चढ़ाते हुए हमें सबको ही इसके आशीर्वाद की गुंजाइश रहती है। तो ये स्पेस और खगोल शास्त्र एक ऐसी कड़ी है जो हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ में ही ये साइंस कम्युनिकेशन को भी एक हद तक प्रोत्साहन देता है। भारत में साइंस कम्युनिकेशन बहुत पुराना है। हम अगर देखें तो भारत जीरो दिया इस देश में। आर्यभट्ट जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे देश से ही साइंटिफिकली एक ऐसे डिजिट दिया जिसकी कल्पना बाकी देश नहीं कर पाए, जीरो। और उसके साथ ही तब की भारत बहुत सारे पैमानों पर विश्व में बहुत कुछ दे चुका है।
हम अगर देखें तो पाते हैं कि हमारी वैज्ञानिक धरोहर बोधायन जैसे महामुनि ऋषि वैज्ञानिकों से शुरू होती है, जिन्होंने लगभग 800 बीसी में गणित में ऐसी ऐसी खोज की जो तब के समय में असंभव सा था, आज भी असंभव सा ही माना जाता है, लेकिन यह सत्य है और सच है। आज जो हम गणित की या जियोमेट्री की बात करते हैं, त्रिभुज की ट्रिगोनोमेट्री या फिर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो पिथागोरस की बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन बोधायन की चीज़ें हमें उस हिसाब से आज भी पता नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ही भी बहुत अच्छा योगदान रखा था। आज हम जब मेडिकल साइंस या मेडिकल सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो हार्वे की बारे में बात होती है, लेकिन कभी कभार ही सुश्रुत के बारे में बात होती है, जिन्होंने उस 800 बीसी के करीब ही शैल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी काम किए थे। कनाद की बात करें तो आज जो एटॉमिक एनर्जी की बात हम करते हैं, बोर की बात करते हैं, ओपेनहाइमर की बात करते हैं, उन सब की जो मूलभूत नीतियां है, पॉलिसीज है, लॉज है, उनसे परे ऋषि कनाद ने भी अपनी जमाने में खोज करने की कोशिश की थी। जीवक को हम छोड़ नहीं सकते। इसी तरह चरक भी मेडिकल सर्जरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। पतंजलि ने हमें योग सिखाया। आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रयास से दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है। इस बार भी यूएन की हेडक्वार्टर में खुद आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ये महत्वपूर्ण दिवस का पालन किया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पतंजलि का सपना था वो कहीं ना कहीं आज पूरे दुनिया में फैल गया है। उसी हिसाब से नागार्जुन, बाघभट्ट और जैसा मैंने कहा आर्यभट्ट, जो 476 बीसी से 550 बीसी के करीब अपनी योगदान रखा। बराहमिहिर, जिन्होंने खगोल शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखा 505 बीसी से 587 बीसी तक। ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, भास्कराचार्य जैसे महावैज्ञानिकों की काम आज भी हमें याद करने की जरूरत है। बेसिकली ये इन सब लोगों में जो विज्ञान था वो मॉडर्न साइंस ना ही कहलवाए, लेकिन साइंस कम्युनिकेशन तो जरूर ही कहलवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस को जन जन तक उतना नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन साइंस को अपने में से साझा करने की और
साइंस की बातें सोचने की और सोच को विकसित करने की जो प्रयास उन्होंने किया था, उसका आज भी महत्व है और उस महत्व को हम जन जन तक समझना भी चाहिए और उस हिसाब से उसको हमारे साथ जोड़ना भी चाहिए। भारत के स्वाधीनता से पहले से ही ब्रिटिश इंडिया के दमन पीड़न और भी जो भी उनके तत्व भारत को दबाने की सोच थी, उसके साथ उसको ललकारते हुए हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपनी योगदान रखा, जिसमें महत्वपूर्ण है 1858 से 1973 तक जगदीश चंद्र बोस, जो खुद तो फिजिसिस्ट थे लेकिन कभी दुनिया को वो अपनी चीजें उस पर ब्रिटिश भारत की पराधीनता के बीज बता नहीं पाए और इसलिए वो अपनी चीज़ों को पेटेंट भी नहीं कर पाए और रेडियो जैसे या फिर रेडियो वेव जैसे जो टेक्नोलॉजी आज यूज होती है, उस तरीके की टेक्नोलॉजीज की उन्होंने आविष्कार करते हुए भी उनको नोबेल नहीं मिला। फिजिसिस्ट होते हुए भी उन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में प्लांट्स भी लाइफ बिलोंग करते हैं और उसमें भी जान होती है या वो भी जीवन की मूलभूत कैरेक्टरिस्ट को शो करते हैं। सेंसेशन उनमें भी होती है। इन चीज़ों को वो प्रमाणित तो कर पाए लेकिन तब भी उनको वो मान सम्मान उतना नहीं मिला क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे, बायोलॉजी उनकी सब्जेक्ट नहीं था। उनके रिसर्च पेपर्स चोरी भी हुआ और इस तरीके की चीज़ों की वजह से बहुत सारी दिक्कत भी उनको झेलना पड़ा, लेकिन डटे रहे अपने विज्ञान के साथ। बेसिकली वो साइंटिस्ट से ज़्यादा ऐसी स्पिरिचुअल धारणाएं से लैस थे कि वो विज्ञान के ऋषि बन गए और बसु विज्ञान मंदिर, जो आज भी हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कलकत्ता में है, उसका नींव रखा, जिसे बोस इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है और आजकल इसका दायरा भी बहुत बढ़ रहा है भारत सरकार की अथक परिश्रम और प्रयास से। कोविड के समय हमने देखा कि अमेरिका भी बहुत सारी दवाई मांग रहा था, जो दवाई बेसिकली हमारी भारत में यूज होती है। मॉस्किटो प्रॉन एरियाज में मलेरिया की जो प्रकोप होती है उससे जूझने के लिए ये दवाई यूटिलाइज होती थी और वो मांग कर रहे थे अमेरिका उस दवाई को, क्योंकि वहाँ पे वो दवाई होती नहीं है, क्योंकि उस तरीके की समस्याएं उनको झेलनी नहीं पड़ती है। उस दवाई तैयार करने के साथ साथ बहुत सारे क्षेत्र में, केमिकल क्षेत्र में जिन्होंने योगदान रखा वो थे पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने बंगाल से एक तरफ से विज्ञान को तो बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ से साइंटिफिक इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया। प्रफुल्ल चंद्र राय जो कि केमिस्ट थे,
उन्होंने भी, ये जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज दैट इज बंगाली में बहुत सारी किताबें भी लिखी साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र को जोड़ते हुए, क्योंकि तब के समय पे विज्ञान समझने वाले लोग बहुत कम थे। खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी कहीं कहीं पे इस मुकाम से पीछे ही रह गए। जो भी उनका काम था लिटरेचर में था, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कम काम किया। सिर्फ एक ही किताब है उन्होंने लिखा और एस.एन. बोस को समर्पित किया, विश्व परिचय नाम है उसका, जिसमें भी उन्होंने स्पेस साइंस के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया, जिसमें ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, एटम्स के बारे में बताया गया। भारत की कड़ी को हम अगर जोड़ के देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर की उस प्रयास के साथ भी भारत का बहुत ही है, क्योंकि भारत पहले तो एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को एस्टेब्लिश किया, फिर 1962 से 1969 तक इसरो का मतलब स्पेस साइंस का डेवलपमेंट किया। और उनकी किताब में, रविंद्रनाथ टैगोर के उस विश्व परिचय किताब में भी उसी बात को आप देख सकते हैं। तो जो काम उस वक्त भारत ने किया, वो भारत की नेशनल एंथम जनगण मन की राइटर, पोएट, नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर की एकमात्र विज्ञान की किताब में भी उसी चीज को हाईलाइट किया गया है। हम उसको भारत की प्रगति का, विज्ञान प्रगति का एक डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं एक तरफ से। उसमें जितना भी चीजें लिखा गया उसको इम्प्लीमेंट भारत ने उसी हिसाब से किया, और आज भारत चांद पर अपनी छाप छोड़ने को जा रहा है। हम अगर देखें तो विज्ञान के साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी रामानुजन ने हमें एक नई ऊंचाई दी, जिससे हमारी साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की कड़ी में योगदान रखने का मौका मिला और साइंस कम्युनिकेशन को भी एक नया दिशा मिला। इसके बाद भारत की पहली भारत रत्न और भारत की पहली नोबेल लॉरेट साइंस के क्षेत्र में सी.भी. रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की जो ये इनकी भी एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने कलर्स पर काम किया, रमन इफेक्ट्स पर काम किया, और अपनी काम को जो किया उसको ही प्रायोरिटी उन्होंने दी। भारत सरकार भी उनकी उसी दिशा को दृष्टांत में बदलते हुए 28 फरवरी, जो कि रमन इफेक्ट प्रमाणित करने की तारीख था, उसी तारीख को नेशनल साइंस डे के तौर पे मनाने की पेशकश की, जिसे बाद में स्थिरता मिला, घोषणाएं मिली, और आज हर साल 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। न केवल उनकी जन्म तिथि पर, अलग देशों में हम देखें तो जन्म तिथि को ही ज्यादातर क्षेत्र में, भारत में के को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्र में किसी भी दिवस के रूप में पालन या प्रोत्साहन के लिए देखा जाता है। लेकिन भारत काम को ही सराहता है, कर्म को ही धर्म, इस तरह की एक सोच भारत में विकसित है। तो उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, और भारत भी रमन इफेक्ट के दिन को ही नेशनल साइंस डे की तरफ मनाता है। बीरबल साहनी भी इस दौर में एक महान रत्न विज्ञानी या फिर वनस्पति विज्ञानी के तौर पर उभर कर आए, और साथ में ही खगोल भौतिकविद के रूप में उभर कर आए मेघनाथ शाह। सांख्यिकी के उभर कर आए प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि
रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे। रविंद्रनाथ टैगोर से उनके साथ उनका मेल जोल भी था और उन सभी ने साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, विज्ञान का जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी योगदान रखी। और आज इन सभी की राइटिंग्स विविध संस्थाओं से, प्रकाशन संस्थाओं से, वैज्ञानिक संस्थाओं से, भारत सरकार की विभिन्न दफ्तर की ओर से प्रकाशित है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हम अगर देखें तो उसी वक्त शांति स्वरूप भटनागर जी भी आए, जिन्होंने केमिस्ट्री और केमिकल साइंस को और भी मजबूती देने के लिए काम किया। सत्येंद्रनाथ बोस उभर कर आए, जिसने आइंस्टाइन को चिट्ठी लिखने की जरूरत की और आइंस्टाइन भी उसी चिट्ठी को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए उनकी जो बातें थी और खुद आइंस्टाइन की जो शोध थी उसमें जो खामियां थी उनको उजागर करने की कोशिश की और उसी का नतीजा है आज बोस आइंस्टाइन थ्योरी हमारे सामने है। और कंसंट्रेशन, एक फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर हम आज किताबों में देखते हैं और ये एक समुचित सिद्धांत भी है। साथ में ही गॉड्स पार्टिकल के रूप में जो CERN में एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें भी उनका थियोरीज का उजागर होने की बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा हमें मिलता है। हमारे इस कड़ी को और भी मजबूती देते हैं सलीम अली, जो कि पक्षी विज्ञानी थे और भारत की बहुत सारी जगह पे जो वर्ल्ड लाइफ की भरमार है उस हेरिटेज को उन्होंने साइंटिफिकली एनालाइज किया और उस धरोहर को अपने ओर समेटे और भारत को एक नया दिशा भी दिया। होमियो जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई की अगर बात करें तो उन दोनों ने जो नींव रखी थी आज हम उसी को आगे बढ़ रहे हैं और उस दो नींव दो तरफ से जो रखा गया था उसी को बाद में एक महावैज्ञानिक ने एक ही धागे में पिरो दिया, वो थे अब्दुल कलाम जी। वो एक तरफ से इसरो में भी काम किए, एक तरफ से DRDO में भी काम किए और गवर्नमेंट ऑफिस में भी साइंटिफिक बीइंग ए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर काम किए और उस हिसाब से उन्होंने भारत के विज्ञान को एक नई दिशा देने की कोशिश की और इसी कारण उनको बाद में भारत की पहली राष्ट्रपति बनाई गई, एक ऐसी पहली राष्ट्रपति जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दुनिया से आते हैं, जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने विज्ञान संचार के क्षेत्र में भी अपना योगदान रखा है, जन जन तक, बच्चों तक विज्ञान को प्रचारित करने की जो कोशिश खुद और पहल जो इन्होंने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण करी है साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। आज हम बच्चों को जब भी देखते हैं कि साइंस, उसमें साइंस लविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें मैथमेटिक्स लविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस सोच को विकसित करने में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत योगदान रहा। वो उन्होंने सिखाया कि हमें सपना देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और तभी सक्सेस हमें मिल सकता है और फेल्यूर से कभी भी
पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी धारणा को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी एक सोच विकसित हुआ है। हमने देखा कि चंद्रयान-2 जब फेल्यूर हो गए थे, जबकि इसका एक पार्ट तो चांद की को ऑर्बिट कर रहा था, लेकिन रोवर और लैंडर फेल्यूर हो गया था, चांद पर वो उतर नहीं पाए, और जो चांद को की सतह पर घूमने वाली जो प्रज्ञान था उसको लैंड नहीं कर पाया। तब भी प्रधानमंत्री जी नाखुश नहीं थे, और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए अगले दिन सुबह वो एक बार फिर से इसरो कमांड सेंटर में आए और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई किया। और साथ में ही बाहर निकलते वक्त जब इसरो के चेयरमैन महान वैज्ञानिक डॉक्टर के सिवन जी रो पड़े, इमोशनल हो गए, तो उनको सहलाया, उनको भरोसा दिया। ये सिर्फ के सिवन जी को ही भरोसा नहीं था, ये देश भर के वैज्ञानिकों की भरोसा था, ये देश भर के विज्ञान संचारकों की भी भरोसा था, ये देश भर की उम्मीद, नई पीढ़ी के वैज्ञानिक जो हमारे देश को की इन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार की क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में काम करने वाले के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, उस पूरे जनरेशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था, एक भरोसा था। और उसी की वजह से आज एक बार फिर से इसरो एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने पर अपनी कामयाब मिशन के साथ आगे आ रहा है। और सबसे पहला मिशन जो है वो था चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग। 14 जुलाई को हमने जो सक्सेसफुली किया, और कुछ ही देर में चंद्रयान को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, और एक के बाद एक हमारी दुनिया के चारों ओर टहलते हुए, ये स्पीड बढ़ाते हुए वो जंप लगाकर अभी चंद्रमा की ग्रेविटेशनल स्पेस के में वो ऑर्बिट कर रहा है। हाँ, भारत के पास इंटेलिजेंस बहुत है, इनोवेशन बहुत है, लेकिन इन तकनीकी चीज़ों के अलावा भी कुछ चाहिए, वो है फाइनेंस। लेकिन वो संपदाएं भारत के पास उतना नहीं है, अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन भारत उस कमी को भी अपनी इंटेलिजेंस और इनोवेशन से पूरा करते हुए थर्ड वर्ल्ड की कंट्री को एक ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आप भी आगे आ सकते हैं और लीड कर सकते हैं अमेरिका और रशिया की साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसी सोच को दुनिया भर से प्रोत्साहन मिल रहा है। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को एक तरफ से ऐसे ही काम के लिए मिला हुआ है। सीधा पृथ्वी से चांद की कक्षा में जाने की क्षमता भी अमेरिका या नासा जैसे, या फिर रॉसकॉम रशिया की स्पेस एजेंसीज, या जापान की स्पेस एजेंसीज के पास है। लेकिन इंडिया उस तरह की सोच की पहल करते हुए, आगे जाते हुए एक ऐसी मिसाइल कायम किया कि एक इनोवेटिव तरीका निकाला किसी भी प्लैनेट पे जाने के लिए या इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए, जहाँ पे भारत पृथ्वी की चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते हुए उस कक्षा की एपोजी एंड पेरिजी को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ता है, स्पीड बढ़ाता है, और फिर
जंप करके दूसरे जिस टारगेटेड प्लैनेट है या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में आगे बढ़ जाता है, और वहां पे भी सिमिलर तरीके से एपोजी पेरिजी और ऑर्बिट करते हुए धीरे धीरे उस प्लैनेट के या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लैंड करता है। तो ये जो टेक्निक है थ्रो एंड कैच, इस तरह की टेक्निक से कोई देश इसको यूटिलाइज किया ही नहीं। सो ये हमारी ऑलमोस्ट हमारी ही एक इनोवेटिव तकनीक है जिसके द्वारा हम जा रहे हैं। मंगल मिशन में भी इसका सक्सेसफुल हुआ था, जिसके लिए हमें उतना ज़्यादा पैसे की या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूल से भरा हुआ स्ट्रॉन्ग रॉकेट की या किसी भी उतनी स्ट्रॉन्ग क्रायोजेनिक इंजन वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें। हम टेक्निकली इनोवेटिव इस आइडिया के साथ जा रहे हैं, जिसमें समय तो थोड़ा जर्नी और तो बहुत ज़्यादा लगता है। 23 डेज हमारे इसमें लगा, जबकि रशिया ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और उसका लूना 25 हमारे साथ ही शायद लैंड करेगा अगर संभव हुआ तो इस तरीके से हम एक दिशा भी दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। इसके पहले भी हमारी रॉकेट ने एक साथ 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया और उसको ऑर्बिट में रखा स्पेस में। तो इस तरह की कम लागत वाली कम बजट में अच्छी अच्छी चीजें हम कर रहे हैं। एक वक्त था जब इसरो के काम काजों को नकारा जाता था। जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, वो दिखाता कि हम गोबर और गाय लेके उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। बताया जाता है कि सपेरों के देश में साइंस का क्या काम, या फिर वो साइंस कर रहे हैं, सपेरों का देश है और साइंस कर रहे हैं। इस तरह की एक सोच रखी जाती थी। जब जगदीश चंद्र बोस ने प्लांट की पेड़ पौधों में भी जान होने की या फिर उनकी जिंदा होने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में साइंटिफिकली प्रूवन किया था, तब भी उनका मजाक उड़ाया गया था कार्टून के जरिए स्पेशली। लेकिन आज देश दुनिया भर से हमारे पड़ोसी और बाकी देश भी हमसे रूबरू हो रहे हैं, हमसे जंग कर रहे हैं। पहले चंद्रयान 3 जाएगा या फिर पहले लूना 25, और वो हमसे मांग कर रहे हैं कि उनका रॉकेट हम भेजें, क्योंकि उसमें बहुत कम किफ़ायती दाम में बजट में हम वही काम कर सकते हैं जो काम नासा की वैज्ञानिक या नासा की डिपार्टमेंट करती है। चंद्रयान 2 के दौरान हमने देखा भारत के बच्चों में एक क्रेजीनेस था कि भारत चांद पहुंचेगा, चांद की सतह पर वो पहुंचेगा, और उस हिसाब से क्विज का ऑर्गेनाइज किया गया था और बच्चों को चुन के कमांड सेंटर में भी लाया गया था। तो इसमें साइंस कम्युनिकेशन के बहुत अच्छी फैलाव हमने देखा। इस बार उतना फैलाव शायद नहीं है, लेकिन बहुत सारी अलग तरीके से इसका फैलाव है। उसी क्रेजीनेस को देखते हुए विज्ञान प्रसार से एफिलिएटेड हमारी संस्था NCRTS, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च टीचर साइंटिस्ट इंडिया, और दासा इंडिया ने एक प्रयोग किया था जो सफल हुआ था। 12 अगस्त से शुरुआत करके 30 दिसंबर तक
ये प्रयोग था जिसको अब बदल के 1 जनवरी से 12 अगस्त तक कर दिया गया है। उसमें हम एक स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर का यूज करते हैं और साथ में ही गूगल या फिर दूसरे ऐप के जरिए ई क्विजिंग का भी व्यवस्थाएं है, जिसे अभी एस्ट्रो ओलंपियाड नाम रखा गया है। ये एस्ट्रो ओलंपियाड अभी अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी 2024 तक चलेगा। किसी भी लेवल के बच्चे जो स्कूल के स्टूडेंट है वो इसमें भाग ले सकते हैं और इसके बाद में उन बच्चों को हम वो ऐप देते हैं जिसके जरिए वो खुद उस ऐप में पृथ्वी में बैठ कर उसे रॉकेट बनाना है उस ऐप के जरिए वर्चुअली, और उस ऐप के जरिए बनाया हुआ वो रॉकेट उनको वर्चुअली लॉन्च करना है। फिर ये रॉकेट उड़ेगा और अर्थ की एटमॉस्फेयर को चीरते हुए ट्रेजेक्टरी बनाते हुए आगे बढ़ जाएगा और हम अगर चाहते हैं कि मून तक वो जाए या कहीं भी जा सकता है, मार्स, वेनस, किसी भी सोलर प्लैनेट पे जा सकता है, तो उस मून तक वो ट्रेजेक्टरी बनाकर उस मून पे जाएगा और उसके वेलोसिटी कम करते हुए उसे मून के सरफेस पर लैंड करना है या फिर मार्स के सरफेस पर लैंड करना है। वेनस का सरफेस में तो और भी अच्छी प्रयोग होती है इस ऐप सिमुलेटर में, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर होती है जहाँ पे पैराशूट पर क्लिक करने से पैराशूट खुलता है और ये लॉन्च व्हीकल का जो डोम है वो धीरे धीरे वेनस की सरफेस पर उतरता है। तो इसमें बहुत सारी जानकारियां बच्चा सीखता है रॉकेट बनने की, उसकी जो सोच है वो सीखता है, रॉकेट डिजाइनिंग सीखता है, रॉकेट लॉन्चिंग की तकनीकें सीखता है, ट्रेजेक्टरी या ऑर्बिट बनाने की उसको जानकारी मिलती है और वो खुद बनाता है वर्चुअली लोअर ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनाइजिंग ऑर्बिट, इस तरह से। इसके बाद ट्रेजेक्टरी जो मार्स या मून पे जाने की ट्रेजेक्टरी वो खुद एडजस्ट करता है। वहाँ पे उस जगह पर मार्स या वहाँ की मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर है, उस जगह पर जाने की तकनीक वो सीखता है। वेलोसिटी प्रैक्टिकल वो करता है, वेलोसिटी कम करने की चीजें वो उसे आती है, क्योंकि वेलोसिटी आप कम नहीं करेंगे तो स्पीड की वजह से, जिस तरीके से चंद्रयान-2 सरफेस में गिर गया, धमाका हुआ, क्रैश लैंडिंग हुआ, इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो उसको रोकना है, उसको समझना है, उस हिसाब से उसको लैंड करवाना है सरफेस पे, और तभी मिशन कंप्लीट होता है। तो ये जानकारियाँ जो उसे मिलती है उसी के आधार पर उसके वो हमें या जूरी को रिपोर्ट भेजता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव क्रमों के हिसाब से उसको मार्किंग दिया जाता है और आखिर में 12 अगस्त को हर साल इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड से उसको नवाजा जाता है। हर साल हम 5 बच्चों को अवार्ड देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पैमाने पर साइंस कम्युनिकेशन आज जुड़ा हुआ है। इसरो की बहुत सारी सेंटर्स है, कुछ सेंटर्स तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रॉकेट मेकिंग या रॉकेट लॉन्चिंग से, जैसे कि सैक अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद या बेंगलुरु, और कुछ सेंटर्स है जो लॉन्चिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे सार श्रीहरिकोटा। कुछ मॉनिटरिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे बेंगलोर सैक UR राव स्पेस साइंस एंड एप्लीकेशन सेंटर, और दूसरे कुछ सेंटर्स है
जैसे कि देहरादून वाले IIRS या फिर नॉर्थ ईस्ट में NESEC, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसी तरह से हर स्टेट में आज एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो की तरफ से बनाया हुआ है, जो हर राज्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और उस सेंटर में जो भी सैटेलाइट डाटा है उसको साझा किया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा से उसको साझा किया जाता है, जिस पर वो लोग साइंटिस्ट काम करते हैं, उसका इवोल्यूशन करते हैं। कहीं पे बारिश होने वाली है उसका इंडिकेशन, फोरकास्ट पहले से ही इसरो से मिल जाता है। लैंडस्लाइड हो गया है और दूसरे मार्ग से हमें रेलवे या रोडवेज का निर्माण करना है, तो उसका भी ट्रैकिंग हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी पैमाने पर साइंस कम्युनिकेशन आज डिवाइडेड हो गया है, जिसके साथ चंद्रयान-3 जुड़ा हुआ है, इसरो जुड़ा हुआ है। हम अगर चंद्रयान-3 की बात करें तो उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है चंद्रयान-3, जिसमें लैंडर मॉड्यूल या फिर LM जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही एक रोवर भी लगा हुआ है, जो कि करीब 24 जो लैंडर है वो लगभग 750 kg के करीब है, 1750 kg के करीब है। और जो रोवर है वो करीब करीब 24 kg के लगभग है। पेलोड है इसमें 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका वेट है 2145 kg। इसको छोड़ा गया था सतीश धावन स्पेस सेंटर से और उसका पोलर ऑर्बिट 100 × 100 किलोमीटर है। हमारा जो लॉन्च व्हीकल है इसका मेन जो नाम है वो है LBM-3 GSLV Mark 3 है ये, और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है चंद्रयान के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया है LBM-3 GSLV-M3 Mark 3। इसका हाइट है 43.5 मीटर, विड्थ है 10.4 मीटर, LV मास है 642 टॉन्स। इसमें जो मेन पार्ट स्टेज 1 है वो है 2x S200 बूस्टर्स। स्टेज 2 जो है L110। स्टेज 3 जो है इसका ऊपर वाला है। और स्टेज 4 में मेनली मिशन की पार्ट्स, पेलोड वगैरह रखा गया है। इसकी जो इंजिन्स है वो है 1CE20, ये वैक्यूम इंजन है। प्रोपेलेंट्स है LOX LH2
मैक्सिमम थ्रस्ट -200 kN, और जो मेन इंजन है वो है L110 कोर स्टेज है। ये 2 विकास एक्स सी लेवल, और इसमें प्रोपेलेंट्स है N2O1O4 UH25, और साथ में ही 2x S200 बूस्टर्स है, 3 सेगमेंट्स M250 मोटर्स विथ सॉलिड, जिसमें प्रोपेलेंट्स है HTPB APAI, और इसमें जो पावर है, जो मैक्सिमम थ्रस्ट है, वो है -11,900 kN। 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, और ये 25 जुलाई तक इसका जो बैकअप टाइम था। और हमारा ये जो लैंड करेगा वो लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स है 69.367621 साउथ, 32.348126 डिग्री ईस्ट। इस जगह पर ये टेंटेटिवली लैंड करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी ये चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड हो। उसके पहले लूना 25 लैंड हुआ कि नहीं हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, या नहीं हुआ तो हम पहले नेशन होंगे जो उस जगह पर लैंड करने वाले हैं। जो जगह नॉर्मली भारत से या दुनिया से दिखाई ही नहीं देता, इसके पहले कोई देश वहाँ पे लैंड नहीं कर पाया। सबसे पहले तो उस जगह के बारे में हमारे पास जानकारी की बहुत ही कमी है, पूरे दुनिया को इसकी जानकारी की कमी है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस जगह को हम देख नहीं सकते, और बहुत सारी इस जगह में बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स है, गड्ढे है, जहाँ पर माना जाता है कि कभी आज तक सूरज का रोशनी पहुंचा ही नहीं, और उस गड्ढे में क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसलिए उस गड्ढे में क्योंकि चंद्रयान-2 तक हमारे पास जो डाटा है उस हिसाब से चांद में पानी का ढांचा है, इन आइस फॉर्म, बर्फ है, बहुत ही सख्त बर्फ है, बहुत ही नीचे। तो उस गड्ढे में या फिर उस जगह में जहाँ पे सूरज का रोशनी पहुंचा ही नहीं, उस जगह में कुछ अननोन चीजें मिलने का भी बात है। और क्योंकि पानी का स्रोत है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ नया चीज ही निकल के आएगा, नया कुछ इंफॉर्मेशन ही हमारे पास आएगा, साइंटिफिक फैक्ट्स ही हमारे पास आएगा। और उस फैक्ट्स को आगे से आगे हर कोई जानना चाहता है, हर स्टेट, हर नेशन चाहता है, हर स्पेस एजेंसी चाहता है कि हमें ये मौका सबसे पहले मिले, साइंटिफिकली हम ही सबसे पहले ये आगे ला के रखे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और भारत के साथ इतनी पुरानी एक सिविलाइजेशन के साथ बहुत ही अच्छा होगा। लूना 25 से ही पहले हम रहेंगे, और साउथ पोल पर हमारा ही झंडा सबसे पहले आएगा। इसी सोच के साथ आज हम विदाई लेते हैं। हम आग्रह करेंगे आप सभी इस विज्ञान संचारक समूह के साथ बने रहे, और साथ में ही बच्चों को प्रोत्साहन करें कि इस तरीके की जितने भी साइंस कम्युनिकेशन का कार्यक्रम है उसके साथ बने रहने के लिए। विज्ञान ही जीवन है, इसी मंत्र के साथ
आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सबको एक बार फिर से नमन, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद।